मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मुझे आपसे कुछ बात कहने का, संवाद करने का मौका मिल रहा है। आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं हिंदी भाषी हूं, मुझे मराठी बोलना नहीं आता। मैंने अभी थोड़ा मराठी पढ़ना सीखा है और मराठी कोई बोले तो मैं समझता हूं। बोलना शायद थोड़े दिन में सीखूंगा, फिर आपके बीच मराठी में व्याख्यान करूंगा। अभी आज मुझे आप माफ करेंगे, कभी शायद समय आएगा तो मैं मराठी में भी आपसे बात करूंगा। अपने देश की परिस्थिति जो है आज की, उसको ध्यान में रखकर हम लोग पिछले कई वर्षों से आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। उस आंदोलन का परिचय आप सबको है। ये आजादी बचाओ आंदोलन 1984 में यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना के बाद शुरू हुआ था। भोपाल में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड जिसका नाम था। उस गैस कांड में 3 दिसंबर 84 की रात को 22,000 लोग मरे थे। उन 22,000 लोगों की मृत्यु के बाद हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। और जब ये आंदोलन शुरू किया था तो उस समय उसका एक लक्ष्य था, और लक्ष्य ये था कि जिस अमेरिकी कंपनी ने भोपाल शहर के 22,000 लोगों का खून किया, उसको भारत से भगाना। क्योंकि जिस अमेरिकी कंपनी ने ये दुर्घटना की थी, उस अमेरिकी कंपनी को भारत सरकार कोई सजा नहीं दे पाई थी। भारत सरकार ने तो उस अमेरिकी कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया था और उस समझौते के आधार पर यूनियन कार्बाइड कंपनी को माफ कर दिया था। तब हम लोगों ने उस अमेरिकी कंपनी को भगाने का एक अभियान शुरू किया, जिसमें हम सफल रहे और हमने उस यूनियन कार्बाइड कंपनी को भगा दिया था। बाद में यूनियन कार्बाइड जैसी ही एक और अमेरिकी कंपनी को हमने भगाया था। उस अमेरिकी कंपनी का नाम था कारगिल। एक तीसरी अमेरिकी कंपनी को भगाया था भारत से, उसका नाम था ड्यू पॉन्ट। एक ऐसी अमेरिकन कंपनी को भगाया था हमारे देश से जो दारू बनाने के लिए आई थी। उसका राजस्थान में अलवर जिले में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था, जिस प्रोजेक्ट में वो कंपनी हर दिन 4 करोड़ लीटर दारू बनाने वाली थी। आप जानते हैं राजस्थान में भयंकर पानी का संकट रहता है, तो जिस क्षेत्र में पानी नहीं मिलता पीने को, वहां एक अमेरिकी कंपनी का दारू फैक्ट्री बने और उसमें 4 करोड़ लीटर दारू रोज बने और वो बाजार में बिके, तो वो हमें मंजूर नहीं था। हमने उस कंपनी को भी वहां से भगा दिया था। तो ऐसी कई कई अमेरिकी कंपनियों को भारत से भगाने का एक अभियान, इसी का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। इसी आंदोलन में मैं लगा हुआ हूं पिछले कई वर्षों से। बाद में हमें एक बात का और एहसास हुआ, और वो ये बात का एहसास हुआ कि सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को ही भारत से भगाने का काम हम करेंगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी। क्योंकि अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे दूसरे देशों की कंपनियां अपने देश में हैं। यूरोप की कंपनियां हैं, जापान की हैं, जर्मनी की हैं, फ्रांस की हैं। तब हम लोगों ने एक और अभियान शुरू किया 1991 के साल से कि सभी परदेशी कंपनियों को भारत से भगाना। फिर बाद में हम लोगों को एक और जानकारी मिली कि अगर सभी परदेशी कंपनियां भारत से भाग जाएं तो भी अपने देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान पूरा नहीं होगा। तो हम लोगों ने फिर देश की समस्याओं का अध्ययन करना शुरू किया, और उन समस्याओं के समाधान को जब हम समझ पाए पिछले 10 वर्षों में, तो हमको ऐसा लगा कि भारत काफी कुछ परदेशी हो गया है। हमारे देश का काफी कुछ परदेशीकरण हो गया है। संस्कृति के स्तर पर हो गया है, अर्थव्यवस्था के स्तर पर हो गया है, राजनीति के स्तर पर हो गया है, हमारे विचारों में परदेशीपन आ गया है, पहनावे में काफी कुछ परदेशीपन आ गया है। और अभी तो आप उससे भी गहरी बात अगर मैं कहूं, हमारी मान्यताओं में परदेशीपन आ गया है। अब जब किसी राष्ट्र और समाज की मान्यताएं बदलने लगती हैं, परदेशीपन उनमें आ जाता है, तो संकट बहुत गहरा होता है। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भारत की जो मान्यताएं हैं, भारतीयता वाली स्वदेशी मान्यताएं जो हैं, उनके आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष का फिर से निर्माण करें। ऐसे एक काम के लिए, ऐसी एक कल्पना के साथ हमने ये आंदोलन शुरू किया है। और इस आंदोलन के पीछे की जो भूमिका है वो एक ही वाक्य में मैं कहना चाहता हूं। आजादी बचाओ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो संपूर्ण भारत को भारतीयता के आधार पर, भारत की मान्यताओं के आधार पर पूरे राष्ट्र को फिर से स्थापित करने का आंदोलन है। अब ये भारतीयता की जो मान्यताएं हैं,
और हमारी जो परिस्थिति है आज की, उसमें काफी कुछ मुश्किलात हैं। तो आज की परिस्थिति परदेशियत वाली है, विदेशीपन वाली है, और हम भारतीयता की बात कर रहे हैं। तो कई लोग तो कहते हैं कि राजीव भाई आप कहीं मूर्खता का काम तो नहीं कर रहे, आप तो बहाव के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रवाह एक दिशा में है और आप उसके उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत विनम्रता से कहता हूं कि हाँ, बहाव के विरुद्ध काम करने में ही तो मजा आता है, बहाव के साथ अगर काम करें तो वो तो कोई भी कर सकता है। जो अनोखे काम होते हैं दुनिया में वो ऐसे ही होते हैं। तो कुछ ऐसी ही कोशिश हम कर रहे हैं। भारत की आज की परिस्थिति और आज की परिस्थिति से निकलने वाले प्रश्न और उनका समाधान, यही 3 बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहुत बार आपने मेरे व्याख्यान सुने हैं, आज कुछ अलग बात आपसे कहूंगा जो पहले की किसी व्याख्यान में मैंने नहीं कही, क्योंकि कई लोगों की मांग है कि राजीव भाई आज आप कुछ नई बात कहिए। तो कुछ नई बात भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। और अब मैं मेरा व्याख्यान एक बिल्कुल नई घटना से शुरू करता हूं। अभी थोड़े समय पूर्व हमारे भारत देश में एक जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ था, लोक संख्या सर्वेक्षण जिसको कहते हैं। अंग्रेजी में अगर एक शब्द आप उसको कहें तो सेंसस। हर 10 वर्ष में भारत देश में सेंसस होता है। सेंसस माने पूरे देश की लोक संख्या की परिस्थिति क्या है उसके बारे में सरकार माहिती लेती है। फिर हमारे देश की सरकार का जो माहिती खाता है और उसके साथ एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, दोनों मिलकर एक बुकलेट प्रकाशित करते हैं और वो बुकलेट पूरे देश में परिस्थिति क्या है वो बताती है। तो फरवरी मार्च के महीने में इसी वर्ष माने सन 2001 में सेंसस हुआ। शायद आपको याद होगा, आपके घर में कुछ सरकारी खाता के कर्मचारी आए होंगे जिन्होंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे होंगे और उन प्रश्नों का जवाब आपने दिया होगा। उसके आधार पर वो सेंसस पूरे देश में चला। ये सेंसस जब पूरा हुआ तो सरकार ने पूरे देश के सामने कुछ माहिती दी। उसमें से कुछ माहिती मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली माहिती ऐसी मिली कि 101 कोटि की लोक संख्या हमारे देश में हो गई है। दूसरी माहिती ये मिली कि 101 कोटि की लोक संख्या में 45 कोटि लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, और इतने गरीब हैं जिनको 2 समय खाने के लिए रोटी नहीं, 45 कोटि लोग। तीसरी माहिती उस सेंसस में ये मिली कि जो 45 कोटि लोगों की भयंकर गरीबी अपने देश में है, इन 45 कोटि लोगों में 25 कोटि लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं, 5 रुपए प्रति व्यक्ति नहीं है एक दिवस में खर्च करने। ऐसे 25 कोटि लोग हैं। फिर सरकार की माहिती के अनुसार 10 कोटि लोग अपने देश में ऐसे हैं जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं, और 5 कोटि लोग तो इतने गरीब हैं अपने देश में जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 50 पैसा भी नहीं। ये हमारी सरकार की माहिती है जो बताती है। और आप जानते हैं कि सरकार माहिती देती कम है, छुपाती ज्यादा है। तो अगर इस माहिती को सच्चा मानना हो तो इसमें कुछ और बढ़ोतरी करनी होगी। जैसे सरकार ने कहा कि 45 कोटि लोग हैं जो गरीबी के रेखा के नीचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 60-70 कोटि लोग हों गरीबी की रेखा के नीचे, क्योंकि अमीरी की रेखा के ऊपर रहने वालों की संख्या तो 1 या 2 कोटि है इस देश में, और उस अमीरी रेखा के बहुत नजदीक जिसको अपर मिडिल क्लास कहते हैं हम, उच्च मध्य वर्ग, उन लोगों की संख्या मुश्किल से 4-5 कोटि है। बाकी तो मध्य वर्ग है और निम्न मध्य वर्ग है। तो 5-6 कोटि लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90 से 94 कोटि लोगों की परिस्थिति इस देश में कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती मेरे अनुमान से। सरकार तो कहती है कि 45 कोटि लोग ही बहुत गरीब हैं। एक माहिती और देता हूं। उसी सेंसस की रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में 25 कोटि परिवार हैं। 101 कोटि की लोक संख्या में 25 कोटि परिवार, और 101 कोटि की लोक संख्या में जो 25 कोटि परिवार हैं उनमें से करीब करीब, अगर ऐसा माना जाए कि एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, ऐसा सरकार का अनुमान है, तो 25 कोटि परिवार पूरे देश में हैं। अब इन 25 कोटि परिवारों की परिस्थिति क्या है? आपको याद होगा जब सेंसस वाले आपके घर आए होंगे तो उन्होंने इस सवाल को भी पूछा होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। कोई मेंबर काम करता, उसके साथ दूसरा कोई काम करता, तीसरा कोई काम करता, आपके घर में टीवी है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, ये सब माहिती उन्होंने ली थी। वही सब माहिती अब टेबुलेशन होने के बाद आई है। तो 25 कोटि परिवारों में 11 कोटि परिवार ऐसे हैं जहां संडास की कोई व्यवस्था नहीं, सरकार की माहिती के अनुसार 11 कोटि परिवार।
और जो 11 कोटि परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है, उन परिवारों की माताओं बहनों को संडास के लिए सड़क के दोनों बाजू बैठना पड़ता है। मैं पूरे देश में एक एक गांव से दूसरे गांव घूमता हूं। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं किसी गांव में जाता हूं और मेरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़ती है तो किसी बहन को, किसी माता को खड़े होना पड़ता है, फिर मेरी गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर बैठना पड़ता है। कोई मुझसे पूछता है, राजीव भाई आपकी जिंदगी में सबसे खराब समय कौन सा होता है? वही समय मैं सबसे खराब मानता हूं। मैं मेरे ऊपर यही सोचता रहता हूं कि मैं किस देश में पैदा हुआ, जिस देश की माताओं बहनों को उनकी जिंदगी के नितांत निजी क्षणों को भी हम कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे। आजादी के 50 वर्ष अपने देश में हो गए और 11 कोटि परिवारों में संडास नहीं होने का अर्थ यह है कि लगभग 50% परिवार इस मार से पीड़ित हैं। अभी थोड़े दिन पूर्व मेरी एक नेता से बात हुई, एक मंत्री महोदय से बात हुई। उन्होंने कहा कि राजीव भाई हम तो हर एक परिवार को कहते हैं कि आप 400 रुपए लगाओ तो हम आपके घर में संडास की व्यवस्था करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान 400 रुपए देने वाले भी लोग नहीं है इस देश में, आप 400 रुपए लोगे किससे? उनके पास शायद 400 रुपए भी नहीं है जो आपको वो दे सकें और आप उनके संडास की व्यवस्था करके दे सकें। ऐसी परिस्थिति पूरे देश में है। तो ये तो लोक संख्या के बारे में मैंने कहा। अब इसके साथ एक और माहिती मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अपने देश में 5,76,000 गांव हैं कुल मिलाकर संपूर्ण भारत में। इन 5,76,000 गांवों में लगभग 2,75,000 गांव ऐसे हैं जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उन गांवों में। और उन गांवों में जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं है, उन्हीं गांवों में हमारे देश के बहुत सारे माताओं बहनों को, पुरुषों को मैं देखता हूं, एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। आप जाएं कभी कच्छ में, सौराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और इधर आंध्र में, कर्नाटक में कई गांव ऐसे मिलेंगे आपको जहां पीने का पानी या तो टैंकर से लाना पड़ता है सरकार को, और अगर सरकार टैंकर नहीं भेजती तो लोगों को पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। ऐसे गांव हैं अपने देश में। फिर इसी देश में कुल गांव मैंने कहा लगभग 5,76,000, उनमें से 50% गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बीज की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइन नहीं है। 50% गांव अभी तक। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम आपको लिया गया, नाह मेरा गांव है अलीगढ़ जिले में, मेरे गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी तक नहीं मेरे गांव। आप कल्पना कर सकते हैं। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों गांव, और मेरे गांव में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, रोड्स भी नहीं है। मुझे मेरा गांव जब जाना होता है तो एक जगह तक मैं गाड़ी से जा सकता हूं, उसके बाद फिर पैदल 5-6 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में जाना होता है। गाड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रोड्स ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति हिंदुस्तान के 48% गांव में। और लगभग 50% ही गांव ऐसे हैं जहां पर कोई बीमार पड़ गया तो उसको मरने का ही इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, दवा नहीं। ऐसी परिस्थिति अपने देश में है। और एक आखिरी बात इसी से जुड़ी हुई ये कहना चाहता हूं कि जिन 11 कोटि परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है, उन्हीं परिवारों में एक एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए 5-5 मीटर कपड़ा भी नहीं है, कापड़ भी नहीं। मैंने हिंदुस्तान के अत्यंत गरीब लोगों को देखा है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते यहां बैठे हुए। मैं भारत पूरा घूम चुका हूं, शायद ही कोई प्रदेश है जहां मैं नहीं गया। अभी थोड़े दिवस पूर्व मैं उड़ीसा गया था। उड़ीसा में एक जिला है, उसका नाम है कालाहांडी। कालाहांडी जिले का एक गांव है, उसका नाम है भवानीपट्टनम। भवानीपट्टनम गांव में मैं सभा करने गया था। तो सभा आयोजन जहां पर था वो बहुत बड़ा मैदान था, बहुत सारे लोग उसमें आए थे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि जो लोग मेरा व्याख्यान सुनने आए थे उनमें से बहुत थोड़े लोग मेरे सामने बैठे थे, ज्यादा लोग झाड़ के पीछे खड़े हुए, लेकिन व्याख्यान सुनना चाहते थे, झाड़ के पीछे खड़े हुए थे। मैंने एक आयोजक को कहा कि भाई ये जो झाड़ के पीछे लोग खड़े हैं इनको सामने लाके बिठाओ ना। तो उसने कहा वो नहीं आएंगे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं आएंगे? तो उनका उनके शरीर पर इतना कापड़ नहीं है कि वो आपके सामने आके बैठ सके। लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि कोई आदमी हमारी गरीबी के बारे में बात करने आया है, उनको ये मालूम था। लेकिन वो सामने आने में इतनी शर्मिंदगी महसूस करते थे कि उनके पास कापड़ नहीं। फिर मैंने उसी भवानीपट्टनम के आसपास के गांव में दौरा किया था, सर्वे किया था। तो एक गांव में मैं गया, वहां के गांव में मैंने देखा किसी भी घर में तो शायद दरवाजा नहीं,
और झोपड़े जैसे घर, कोई भी घर कहलाने लायक स्थिति में था नहीं। 10 फीट 12 फीट का उनका छोटा सा झोपड़ा, उसी में 5-6 लोगों का परिवार रहता है। पता नहीं कैसे रहता है, मेरी कल्पना के बाहर। फिर उस गांव के सरपंच के घर में मैं गया तो सरपंच का घर भी वैसा ही। फिर सरपंच के घर में मैं गया तो मैंने सोचा उससे कुछ मैं बात करूं। तो मेरे साथ मेरे कई कार्यकर थे जो उड़िया भाषा बोलते हैं, तो मैंने उनको कहा जरा सरपंच को बुलाओ। तो उन्होंने कहा वो आएगा नहीं, आप उसके घर चलो। तो मैंने कहा चलो। तो हम गए सरपंच के घर। तो सरपंच को जब हमने आवाज दिया, क्योंकि दरवाजा तो था नहीं, तो हम क्या कहते, खटखट तो कर नहीं सकते, कुछ सांकल थी नहीं। आवाज दिया तो उसकी पत्नी बाहर आई। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उस बहन के शरीर पर 2 मीटर भी कापड़ नहीं, जिससे वो अपने पूरे शरीर को लपेट सके। 2 मीटर भी कापड़ नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि आप बाहर मत आओ, आप अपने अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो बहन अंदर गई तो थोड़ा देर लगे उसके पति को बाहर आने में। तो मैं सोच रहा था क्यों बाहर नहीं आता। तो मुझे इतना तकलीफ हुई और मैं रो दिया उस दिन कि जो कापड़ लपेटकर पत्नी बाहर आई थी वही कापड़ पहन के पति बाहर आए। इतनी भयंकर गरीबी में हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोग रहते हैं। तो ये परिस्थिति आज अपने देश की है। तो ये परिस्थिति जब अपने देश की है तो वो मुझे बहुत तकलीफ देती है। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि इतनी गरीबी क्यों, क्या पाप किया है हमने, कौन से पाप की सजा ईश्वर हमें दे रहा है, क्यों इतनी भयंकर गरीबी में लोग हैं। गरीबी का अंदाजा आप लगाना चाहें तो रोज अखबारों में खबर आती है। अभी 1 सप्ताह पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में कटिंग काटा। कटिंग ये था, न्यूज ये थी कि छत्तीसगढ़ नाम का एक प्रदेश है, वहां पर एक गांव में 20 लोग, 4 परिवार के 20 लोग, उनको 1 सप्ताह से भोजन नहीं मिला करने को। तो उन्होंने क्या किया कि गांव में एक भैंस मर गई थी, तो मरी हुई भैंस का मांस खाया और बेचारे वो अगले दिन सब मर गए। 20 लोग एक साथ मर गए एक गांव। उसी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में से ये भी खबरें आती हैं कि बहुत सारे आदिवासी, वनवासी, हम जो भी कहें अपने हिसाब से उनको जो भी संबोधन करें, जो वनों में रहने वाले लोग, हमारे ही देश के लोग, हमारे ही भाई बहन, जिनको कभी खाने को रोटी नहीं मिलती तो वो पेड़ की जड़ काटकर पानी में उबालकर उसी को खा लेते हैं, उसी को वो भोजन मानते हैं। अब ऐसी परिस्थिति पूरे देश में है। भारत सरकार के बहुत सारे अधिकारी मानते हैं कि राजीव भाई, हमारे पास जितनी माहिती आती है भूख से मरने वाले लोगों की, उससे कई गुने ज्यादा लोग मरते हैं दर बरस। क्योंकि हमारे पास जो केस रजिस्टर होते हैं वो 2 रास्ते से, या तो FIR हो, पुलिस में कोई रिपोर्ट आए, या समाचार में खबर छपे, न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर में नहीं आता और पुलिस को कोई सूचना नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं कि कितने लोग मर गए। मेरे एक मित्र हैं जो भारत सरकार में बहुत लंबे समय तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, SP शर्मा। एक बार मैंने उनको पूछा कि आप जब कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो कभी तो बहस होती होगी मंत्रिमंडल में, सरकार बात करती होगी गरीबी के बारे में, भुखमरी के बारे में, तो कुछ तो अंदाजा आता होगा आपको, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। तब वो मुझे कहते थे कि राजीव भाई, औसतन हम ऐसा मानते हैं कि 1 बरस में हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख लोग मर जाते हैं भूख से या अत्यंत गरीबी से। हर बरस 2 लाख लोग मर जाते हैं। अब ये भारत देश जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम चारों तरफ से देखते हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस देश में गरीबी और भूखमरी से कोई मरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अन्न का उत्पादन कम नहीं है, अन्न का उत्पादन भरपूर है अपने देश में। इस वर्ष तो हमारे देश में 21 कोटि टन अनाज पैदा हुआ। जरूरत हमारी 15 कोटि टन की है, उससे भी 6 कोटि टन ज्यादा है। तो अनाज का उत्पादन भरपूर है इस देश में। अगर कोई मुझे ये कहे कि चूंकि अन्न उत्पादन कम होता है इसलिए लोग भूख से मरते हैं, तो मैं उस बात को मानने को तैयार नहीं। अनाज तो हमारे देश में सड़ रहा है, गोडाउन्स में पड़ा हुआ है। मैं अभी मुश्किल से महीने भर पहले इधर गया था, हरियाणा पंजाब की तरफ, अगस्त के पहले सप्ताह में पंजाब हरियाणा का मैंने दौरा किया। तो मैंने मेरी आंखों से देखा, गांव के गांव में गेहूं के ढेर लगे हुए, बोरे पर बोरे हैं, और बारिश में भीग रहे हैं पूरे के पूरे। कोई उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वालों से पूछो कि भाई ये क्या होता, तो उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं, हम कहां रखें इनको, जरूरत से ज्यादा पैदा हो गया है। तो गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है, दालें सड़ रही हैं, सब सड़ रहा है, लेकिन गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा। भारत में अन्न उत्पन्न अगर कम होता और हम भूख से मर रहे होते तो बात समझ में आती। जब हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू
हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय अन्न का उत्पादन बहुत कम था, तो हमें अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ता था। PL 480 नाम की एक योजना चलती थी, PL 480, जिसमें लाल रंग का गेहूं आता था। आप में से बहुत सारे वडील लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सीनियर सिटीजन, उनको याद होगा। तब हमारे देश में भूखमरी से लोग मरते थे, तो वो तो बात समझ में आती है क्योंकि अन्न उत्पन्न ही नहीं था। अभी तो इतना है कि हमारी जरूरत से ज्यादा, और जरूरत से कोई 1-2 कोटि टन ज्यादा नहीं, 6 कोटि टन ज्यादा, फिर भी लोग भूख से मरते। इसका मायने हमारे अन्न उत्पादन में कमी नहीं है, हमारी सरकारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी है। क्योंकि काश्तकार तो पैदा करके दे रहा, काश्तकार कहीं भी उत्पन्न को कम नहीं होने दे रहा। हालांकि इस देश में सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी काश्तकार ही है। अगर काश्तकार के दुखों का आप लिस्ट बनाना शुरू करो तो उस पर एक भागवत पुराण लिखा जा सकता है, इतने दुख हैं उसके जीवन। तो इतने सारे दुखों को झेलते हुए भी काश्तकार अपने देश में अन्न उत्पादन में कमी नहीं आने देता, ये उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की बात है। हम सबको सलाम करना चाहिए इस देश के काश्तकारों को, उनका वंदन करना चाहिए कि भयंकर दुख तकलीफ झेलते हुए भी वो अन्न उत्पन्न कम नहीं होने दे रहे। लेकिन सरकारें हमारी निकम्मी हैं जो उस काश्तकार के पैदा हुए अन्न को गरीबों तक पहुंचा नहीं पा। ये सरकार का निकम्मापन है, नेताओं का निकम्मापन है। हमारी व्यवस्था में कहीं कोई खोट है, उसमें कोई बहुत बड़ी खामी है। उसी दृष्टि से मैंने कुछ अध्ययन करना शुरू किया कि अपने देश की परिस्थिति और व्यवस्था दोनों का एक विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परिस्थिति क्या है वो मैंने आपके सामने रखी। अब ये परिस्थिति जो पैदा हुई है, भयंकर गरीबी, भयंकर बेकारी, भयंकर भूखमरी, भयंकर मारामारी की, इस परिस्थिति के बारे में पूरे देश में बहस हो रही है, संसद में भी बहस होती है। बड़े बड़े पुढ़ारी हैं, भाषण देते हैं गरीबी के बारे में, बेकारी के बारे में, विधानसभाओं में भी बहस होती है। कभी कभी इसके लिए बड़े सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सिंपोजियम्स होते हैं। मेरे जैसे लोग भी कभी कभी जाते हैं उसमें। तो अभी थोड़े दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक सेमिनार हुआ था, और दिल्ली में एक सेमिनार ऐसा हुआ जिसमें विषय ये था कि भारत में भयंकर गरीबी क्यों, ये विषय था उस सेमिनार। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस सेमिनार में 5 भूतपूर्व पंत प्रधान आए थे, एक साथ सब उपस्थित थे। तो मुझे लगा कि सेमिनार बहुत सीरियस है, क्योंकि 5 भूतपूर्व पंत प्रधान एक साथ आ जाएं, ये तो बहुत ही अनहोनी घटना है। जो साथ बैठ नहीं सकते वो सेमिनार में साथ आ जाएं, तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा फिर भी चलो ठीक है। 5 भूतपूर्व पंत प्रधान कौन कौन से थे? PV नरसिम्हा राव थे उसमें, चंद्रशेखर थे, BP सिंह थे, HD देवेगौड़ा थे और इंद्र कुमार गुजराल थे। ये पांचों के पांच। और उनके अलावा बहुत बड़े बड़े पुढ़ारी वहां पे बैठे थे, बहुत बड़े बड़े नेता। सबके नाम लेना मुश्किल है क्योंकि समय जाएगा। जब वो बहस शुरू हुई सेमिनार में, तो हर एक पुढ़ारी को व्याख्यान देने का समय था। किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट। जब मैं सुन रहा था सभी के व्याख्यान, हर एक पुढ़ारी आता था और अपनी बात शुरू करता था, तो एक ही बात कहता था कि भारत में गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है। तो उसका कारण क्या है? तो वो कहता था लोक संख्या बाढ़, ये उसका कारण। हर एक पुढ़ारी एक बात का समाधान करता था कि अपनी लोक संख्या बाढ़, इसलिए गरीबी है, इसलिए भूखमरी, इसलिए बेकारी। मैं सुनता रहा। जब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हर एक पुढ़ारी एक ही समाधान बता रहा है, लोक संख्या बढ़ लो। फिर पुढ़ारी क्या बोलते हैं कि सख्ती से लोक संख्या कम होनी चाहिए, जबरदस्ती सबकी नसबंदी करा देनी चाहिए, सबको तो ऐसे कर देना चाहिए वैसे। ये सब वो समाधान प्रस्तुत करते थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा फिर बाद में नंबर आया। तो नंबर जब आया तो मैंने सभी पुढ़ारियों को कहा कि आप सब मानते हैं कि लोक संख्या बाढ़ से देश की गरीबी और भूखमरी का संबंध है। मैं आपके सामने ये खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि लोक संख्या बाढ़ से गरीबी बेकारी का कोई संबंध नहीं। तो वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा अभी आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर आप मुझे बताना। तो उन्होंने कहा आप प्रश्न करिए। तो मैंने पुढ़ारियों से सबसे पहला प्रश्न किया कि अपनी लोक संख्या बाढ़ कितनी? तो 1947 में आजाद हुए हम 15 अगस्त को, तब लोक संख्या 34 कोटि थी, अब लोक संख्या 101 कोटि है। तो 34 कोटि की लोक संख्या अगर 101 कोटि होती है तो लोक संख्या बाढ़ 3 पट, 3 टाइम्स हुआ ना, के 3 गुना हुआ, 3 पट हुआ। फिर मैंने कहा कि अब लोक संख्या 3 पट जब बढ़ी है तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 पट। बेकारी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 पट। माने जितनी लोक संख्या बाढ़ हुई उतनी तो गरीबी बेकारी बढ़नी चाहिए। तो मैंने उन्हीं पुढ़ारियों से पूछा, रिजर्व बैंक के आंकड़े मेरे पास थे, मैं सब फैक्ट्स एंड फिगर लेके गया था, उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स लेके गया था।
तो मेरे पास सब रखे हुए, तो मैंने एक फाइल निकाल के उनको दिखाया कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1947 में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते थे, जो बहुत गरीब माने जाते हैं, उनकी लोक संख्या 4 कोटि थी। 4 कोटि। अब सरकार का सेंसस ये कहता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हो गई है 45 कोटि। तो गरीबी कितने पट बढ़ गई? 11 पट लगभग, हुई कि नहीं? 4 कोटि से 44 कोटि हो तो 11 पट, और 45 हुई तो 11 पट से थोड़ा और ज्यादा, 11 टाइम्स हमारी गरीबी बढ़ी। लोक संख्या बढ़ी 3 पट, गरीबी बढ़ी 11 पट। तो क्या संबंध है भाई, बताओ? आप ऐसा कहते हो। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था यूरोप में, उसका नाम था माल्थस। माल्थस नाम का इकोनॉमिस्ट था। उसकी एक थ्योरी है, उसकी एक सिद्धांत है। वो थ्योरी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने रट ली है। जैसे पोपट होता है ना, तोता, वो रट लेता, तो वैसे ही अपने पुढ़ारियों ने रट लिया। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया कि जो देश में लोक संख्या बाढ़ होगी वही देश में गरीबी, वही देश में भूखमरी, वही देश में मारामारी होगी। ये माल्थस कहता था। तो हमारे पुढ़ारी कहते हैं माल्थस कहता था, तो मैंने कहा माल्थस को कुएं में फेंको। अगर माल्थस ये कहता था तो सच्चाई कहां है उसके जैसी? माल्थस कहता था कि गरीबी बढ़ने से भूखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, और लोक संख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। तो आप देख लो, लोक संख्या 3 पट बढ़ रही है, गरीबी तो 11 पट बढ़ रही है। अगर माल्थस का सिद्धांत लागू करें तो जितनी गरीबी बढ़ रही है उतनी ही लोक संख्या बाढ़ होनी चाहिए। लोक संख्या बाढ़ 3 पट, तो गरीबी 3 पट होनी चाहिए। तो आज देश में सिर्फ 12 कोटि लोग गरीब होने चाहिए, अब तो 45 कोटि। तो पुढ़ारी सब चुप हो गए। फिर मैंने उनको एक दूसरा प्रश्न किया। मैंने कहा दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तो कहने लगे दूसरा प्रश्न आपका क्या? मैंने कहा दूसरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो कि लोक संख्या बढ़ से ही बेकारी बढ़ती है। तो 1947 में हमारी लोक संख्या 34 कोटि थी, तो बेरोजगार लोगों की संख्या 2 कोटि थी। आज हमारी लोक संख्या 101 कोटि है, तो बेकारों की संख्या 20 कोटि है। तो लोक संख्या तो 3 पट बढ़ी है, बेकारी तो 10 पट बढ़ गई। तो इसका क्या संबंध है, आप बता दो मुझे। तो कोई बोला नहीं, सब चुप होके बैठ गए। फिर मैंने कहा कि मैं बताऊं? तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या कारण है कि गरीबी बेकारी बढ़। मैंने कहा गरीबी और बेकारी बढ़ने का कारण आप सब लोग जो यहां बैठे। कहने लगे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि आप गरीबी बेकारी बढ़ने का कारण कैसे है। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए पिछले 54 वर्षों में 1947 से 2001 करीब 54-55 ईयर्स हो गए हमको, आपने कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? तो पुढ़ारी बोलने लगे 9 पंचवर्षीय योजना बनी। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में। तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना आपने किसके लिए बनाई? कहने लगे गरीबी दूर करने के लिए, बेकारी दूर करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा दूर हो गई क्या? कि नहीं हुई। तो जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई, गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई। और फिर मैंने उन्हीं पुढ़ारियों में से एक को पूछा कि आपने पंचवर्षीय योजना में पैसा कितना खर्च किया? तो कहने लगे राजीव भाई एक पंचवर्षीय योजना में 10 लाख कोटि खर्च हो जाता। 10 लाख कोटि एक पंचवर्षीय योजना। तो मैंने कहा 9 पंचवर्षीय योजनाएं आपने लागू कर दी पूरे देश में, 10वीं शुरू होने जा रही है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले 54 वर्षों में 90 लाख कोटि रुपए खर्च कर दिया। यही तो हिसाब हुआ ना। एक पंचवर्षीय योजना में 9 लाख कोटि खर्च होता है, तो 10 पंचवर्षीय योजनाओं में 90 लाख कोटि हुआ, लगभग 90-100 लाख कोटि। तो मैंने उनको कहा कि आपने 90 लाख कोटि रुपए खर्च कर दिया 9 पंचवर्षीय। 10वीं बनने जा रही है, उसमें और आप 9 लाख कोटि खर्च करोगे, तो 99 लाख कोटि तो मान लो कि खर्च हो गया। और आप कहते हो गरीबी खत्म नहीं होती, बेकारी खत्म नहीं होती। तो ये पैसा गया कहां से? आप तो कहते हो खर्च कर दिया, और दिखता है नहीं कि गरीबी दूर हुई, बेकारी भी। अब मैंने उनको कहा, सब पुढ़ारियों को, जिसका वो जवाब नहीं दे रहे थे मुझे, मैंने उनको कहा कि अगर आपने ईमानदारी से ये जो 90 लाख कोटि रुपए पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया गरीबी दूर करने के लिए, आपने इतना ही किया होता कि ये रुपया सीधे लोगों को दे दिया होता, तो जरूर इस देश की गरीबी दूर हो जाए। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा हिसाब समझ लो, पूरी लोक संख्या 100 कोटि है
और खर्चा हुआ है हमारे ऊपर 90 लाख कोटि। तो हिसाब जानते हैं क्या निकलता? एक एक व्यक्ति को 9 लाख रुपए मिल जाता। 9 लाख। अब एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे सकते थे जितना अभी तक विकास हुआ। अच्छा, और ये एक व्यक्ति बोल रहा हूं मैं, एक परिवार नहीं बोल रहा हूं, अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे देते तो एक परिवार को कम से कम 35 लाख रुपए तो दे ही देते। एक परिवार में 5 लोग हैं, मान लो 100 कोटि में तो सब है ना, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े हैं सब। तो मैंने कहा उनको कि अगर आप ईमानदारी से ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते और ये सारा पैसा देश के लोगों को सीधे दे देते तो एक एक परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाता, तो हम कम से कम लखपति तो होते ही सबके साथ, होते कि नहीं होते? और अगर 35 लाख रुपए एक परिवार के पास होता तो कुछ धंधा तो कर सकता था, कुछ नहीं करता, मान लो टैक्सी चलाता, कल्पना करो, तो 5 लाख रुपए में एक टैक्सी तो आती ही है। अरमाडा ले लो या कुछ भी ले लो, महिंद्रा की ले लो या किसी टाटा सुमो ले लो, 5 लाख की एक आती। तो हर एक परिवार के पास 5-5 गाड़ियां होती कम से कम, और हर एक के पास 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट होता। 5 गाड़ियों के ऊपर 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, और 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट 10% ब्याज भी मिले बरस। तो आप सोचो, उसके ब्याज से ही हमारा घर खर्च चल रहा होता, हमें तो भूखमरी बेकारी होती नहीं। अगर हम ऐसा भी करते कि मान लो टैक्सी ही नहीं खरीदते, 35-35 लाख हमने दिया लोगों को, लोग उसको बैंक में एफडी कर देते, तो हर एक परिवार को साल में 3-3.5 लाख रुपए ब्याज का मिलता। साल में 3.5 लाख रुपए, तो महीने में कितना? कम से कम 30,000 तो बैठेगा ही। तो महीने में 30,000 रुपए की आमदनी दर एक फैमिली की होती, चाहे वो खाकपति, चाहे रोडपति, चाहे करोड़पति। तो हर एक आदमी को महीने में 30,000 रुपए की आमदनी होती, तो वो भैंस का घास खा के मरता या भैंस का मांस खा के मरता? ये कैसे हो गया? तब वो सब पुढ़ारी शांत हुए, फिर कहने लगे कि आपकी बात कुछ तो समझ में आ रही है। मैंने कहा अगर आप थोड़े और ईमानदारी से समझने की कोशिश करें तो मैं आगे भी आपको समझा सकता हूं। तो कहने लगे क्या करें? मैंने कहा आप ये सब सरकार चलाना बंद करो, सब बंद करो। तो कहने लगे फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं उसका रास्ता बताता हूं। आप सरकार बंद कर दो, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट सब बंद करो, प्लानिंग कमीशन बंद कर दो, सब बंद कर दो, बजट सब बंद कर दो, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया, 54 साल हमने आपको समय दिया, आपने पूरे पैसे को पता नहीं कहां खड्डे में डाला। आप बोलते हो कि 90 लाख कोटि हमने खर्च किया, लेकिन वो हुआ ही नहीं, गरीबी तो दूर नहीं हुई, बेकारी दूर नहीं। तब मैंने उनको कहा कि आपको याद है, आप जो लोग हैं इन्हीं में से एक व्यक्ति थे भूतपूर्व पंत प्रधान, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। तो मैंने कहा वो आप में से थोड़े बेहतर थे। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा वो थोड़े स्पष्ट वक्ता थे, बोल देते थे जो मन में था। तो एक दिन उन्होंने लोकसभा में कह दिया कि मैं दिल्ली से 1 रुपया जब काश्तकार को भेजता हूं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली से काश्तकार के बीच की व्यवस्था में कहीं तो छेद है, पहुंचता ही नहीं उसके पास। अच्छा, ये बात राजीव गांधी ने कही थी 1989 में, 1989 में। तब घोटाले बहुत कम होते, भ्रष्टाचार कम होता। अब मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली से शायद वो 1 रुपए भेजते होंगे तो काश्तकार तक 5 पैसा भी नहीं पहुंचता। तो ये जाता कहां है सब? आप तो दिल्ली से भेज रहे हो, पंचवर्षीय योजना बना रहे हो, बजट चला रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। गांव में असलियत तो कुछ और है, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, चलने को सड़क नहीं, दवा नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो कुछ परिस्थिति तो विपरीत है। आप तो कहते हो हम तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और ये सब पुढ़ारी लोग जब सरकार चलाते हैं तो हमसे टैक्स लेते, क्या बोलकर कि हम देश का विकास करेंगे। तो आप टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं। कितना टैक्स देते हैं? यहां बैठा हुआ हर एक नागरिक 5,000 रुपए टैक्स देता बरस में, एवरेज। हो सकता है आप में से तो लाखों रुपए टैक्स देने वाले भी होंगे, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग इनकम टैक्स देते होंगे तो लाखों रुपए जाता होगा, लेकिन कोई आदमी तो शायद नहीं दे पाता। तो मैं एक एवरेज बता रहा हूं। पूरे देश में 100 कोटि की लोक संख्या है और सरकार का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है एक बरस का वो 5 लाख कोटि का है, जिसमें 2 लाख कोटि केंद्र का है, 3 लाख कोटि राज्य सरकारों का।
तो हर एक व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए टैक्स देता है बरस में। तो हम सब जो 5,000 रुपए बरस में टैक्स देते हैं, अब आप जरा अकोला के बारे में कल्पना करो। अकोला की लोक संख्या कितनी है? 4 लाख, और हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है 5,000। तो 4 लाख में 5,000 का गुणा कर लो। नहीं, 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 20 करोड़ या 200 करोड़? 4 लाख में 5,000 का गुणा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 बिंदी तो वो, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और फिर और 200 करोड़। अब आप जरा सोचो, आप सब अकोला वाले मिलकर 200 करोड़ रुपए का टैक्स भर रहे हो एक बरस में। अच्छा, आप में इतनी अकल नहीं है क्या कि ये 200 करोड़ का जो टैक्स हम भर रहे हैं, इसको अपने ही अकोला में रोक लें और इससे पूरे अकोला की व्यवस्था को सुधार लें? ये संभव नहीं है क्या? अच्छा, और आप जरा कल्पना करो कि जितना टैक्स में आप हर बरस भरते हो उसका देना बंद कर दो पुढ़ारी में। मान लो टैक्स देना बंद कर दो, और ये मैं खुलेआम बोलता हूं चैलेंज देकर के, एक समय आएगा कि आपको टैक्स देना बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब हरामखोर आपका पैसा खाते ही रहेंगे। तो आप टैक्स देना बंद कर दो, और ऐसा करो, अकोला में एक समिति बना लो, सब लोग मिलकर उस समिति में कुछ व्यवस्था कर लें। XYZ किसी भी व्यक्ति को जिनको आप अच्छा मानते हो रख लो, उसमें पुढ़ारियों का प्रवेश वर्जित है, बाकी सबके लिए खुली छूट। तो वो समिति बन जाए और 200 कोटि रुपए हर बरस अगर आपके पास आए, तो क्या आप 200 कोटि रुपए में अकोला में पीने का पानी नहीं दे पाएंगे? आप बताओ। चलने को सड़क नहीं दे पाएंगे, खाने को रोटी नहीं दे पाएंगे? मैं तो अकोला के हिसाब से बोलता हूं कि 200 कोटि रुपए दर बरस अगर आप ले भी लोगे तो अकोला की संपूर्ण व्यवस्था को चलाने में मुश्किल से मुश्किल 50 कोटि का खर्च आएगा। 150 कोटि हर साल बैलेंस रहेगा, जो सरप्लस होगा आप तो अकोला के साथ 10 और जिले की व्यवस्था चला सकते। तो ये बात मैंने पुढ़ारियों को कही कि आप देश के ऊपर रहम करो महाराज, आप पधार जाओ इस देश में से, कहीं दुनिया में जगह मिले वहां चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हम हमारा टैक्स इकट्ठा करके अपने शहर की व्यवस्था चला सकते हैं। क्या मुश्किल है इसमें? अच्छा आप बताओ, हम घर चलाते हैं तो शहर नहीं चला सकते क्या? जो लोग घर चला सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, वो मोहल्ला चला सकते हैं, और जो मोहल्ला चला सकते हैं वो एक वार्ड को चला सकते हैं, और वार्ड चला लिया तो 50 वार्ड को चला लेंगे, तो शहर भी चल जाएगा। पुढ़ारियों की जरूरत क्या आपने? ये पार्टियों के लोग आते हैं, वोट मांग के ले जाते हैं, करते वही हैं जो पुरानी पार्टी करती है, नया तो कुछ करते वरते नहीं। जैसे पुरानी पार्टी करती थी वैसे नई पार्टियां करती हैं। तो अब हम करें क्या? तो मैंने उन सबके सामने कहा कि आप लोग अगर थोड़ा इस देश पर दया कर दो तो देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब दूर हो जाएगी। तो कहने लगे कैसे दूर हो जाएगी? मैंने उनको समझाया उनके सामने। मैंने उनको कहा कि आप लोग जो सरकार चलाते हैं उनका खर्च क्या है सरकार चलाने का? तो हमारे देश में पुढ़ारी नंबर 1 जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, आप जानते हैं उनका एक बरस का खर्च 18 कोटि रुपए का, एक बरस का 18 कोटि रुपए जो हम देते हैं उनको। कहां से देते हैं? टैक्स के पैसे में। तो 18 कोटि रुपए पुढ़ारी नंबर 1 राष्ट्रपति का खर्च। तो एक बरस का 18 कोटि, तो महीने का 1.5 कोटि, तो दिवस का 5 लाख रुपए। एक दिवस का राष्ट्रपति का खर्च 5 लाख रुपए, और एक दिवस में भारत में 5 कोटि लोग हैं जिनके पास 50 पैसा नहीं खर्च करने। हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 कोटि लोगों को दिवस में खर्च करने को 5 रुपया नहीं है, 10 कोटि के पास दिवस में 1 रुपया नहीं है, 5 कोटि के पास तो 50 पैसा नहीं। इसका मायने यह है कि 45 कोटियों के पास एक एवरेज के हिसाब से 6.5 रुपए दिवस का नहीं है खर्च करने, अगर मैं तीनों को ऐड करके बोलूं तो ऑन एन एवरेज। तो हमारे देश में 45 कोटि लोगों को दिवस में 5 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए, और राष्ट्रपति नाम के पुढ़ारी को दिवस में 5 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने राष्ट्रपति को बनाया है कि राष्ट्रपति ने आपको बनाया? आपने बनाया ना, तो मालिक आप हैं या वो? तो राष्ट्रपति कौन है? नौकर। आपने दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था देखी है जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे?
आप बताओ दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी कि मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप अपने व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखेंगे? आप दुकान चलाते हैं, दुकान में ऐसा नौकर रखेंगे कभी कि नौकर मलाई खाए और मालिक भूखा मर जाए? तो जो देश का मालिक है, जिसको हम वोटर कहते हैं, देश का नागरिक कहते हैं, जो टैक्स देता है, लेजिटिमेट सिटीजन है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन है, वो भूखा मर रहा है। और हमारे देश के पुडारियों की पगार पे एक एक व्यक्ति पर 18 कोटी रुपए खर्च हो रहा। फिर राष्ट्रपति की पगार तो 18 कोटी, उनके नीचे उपराष्ट्रपति, उनकी पगार का खर्च एक बरस का 13 कोटी। एक बार मैंने ये भी माहिती लेने की कोशिश की कि ये लोग काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? आप पूछो क्या काम करते हैं? तो राष्ट्रपति का काम है कि लोकसभा से कोई फाइल जाती है उस पर सही करना। तो कितने दिन फाइल जाती है? बरस में 1 महीना बस। क्यों? बाकी दिन लोकसभा चलती ही नहीं, और चलती भी है तो वहां दंगल होता। लोकसभा तो अखाड़े से भी ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि अखाड़े में भी जो दंगल होता उसके नियम कायदे कानून, वहां तो कुछ नियम ही नहीं है, कायदे ही नहीं, कानून ही नहीं। कोई किसी की पैंट उतार रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, यही लगा रहता है लोकसभा। और कभी कभी तो ऐसी हालत होती है लोकसभा की कि वो बेचारा जो अपना अध्यक्ष है वो ठक 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 पीटता रहता, कोई किसी की सुनता ही नहीं, लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसे जैसे गली के चौराहे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं वो सदन के अंदर। और जब राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष बहुत परेशान हो जाता है तो सदन को स्थगित कर देता है। तो वो यही तो चाहते हैं कि सदन स्थगित होता रहे और पगार उनको बढ़ती रहे। तो सदन स्थगित हो जाता, फिर काम ही नहीं होता, और ऐसे दिवस लोकसभा में बहुत बर्बाद होते। भारत देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, जिनका नाम है पीए संगमा, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक छोटी सी लिखी है, उसमें कहा है कि आज से 50 बरस पहले लोकसभा में जितना काम होता था आज उसका 10% भी नहीं होता। 10% काम नहीं है लोकसभा। तो चूंकि लोकसभा में काम नहीं है तो राष्ट्रपति को काम हो, लोकसभा काम करे तो राष्ट्रपति को काम हो, लोकसभा काम ही नहीं करती तो राष्ट्रपति को काम, और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने। तो सही करने का काम करने के लिए हमने एक नौकर रखा है, उसको 5 लाख रुपए दिवस की हम पगार देते हैं। क्या विचित्र देश है। और हिंदुस्तान में जो मालिक है इस देश का, काश्तकार, मजदूर, अध्यापक, विद्यार्थी, आप, मैं, हम सब, जो रोज 8-8 घंटे मेहनत करें, 10-10 घंटे खेती में मेहनत करें, उनको 40 रुपए नहीं मिलता, 50 रुपए नहीं मिलता, 60 रुपए नहीं मिलता। बेचारे 10-10, 15-15 रुपए पे काम करने को तैयार। कल मैं उरन नाम के गांव में गया, वहां मेरे एक परिचित मित्र हैं निमाड़े से, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, राजीव भाई हमारे गांव की तो परिस्थिति ऐसी है कि बहनें, महिलाएं पूरे दिवस खेत में काम करें तो भी 25 रुपए नहीं मिलता। तो हमारे देश का काश्तकार दिवस भर खेती में काम करे, मर जाए तो उसकी पीठ टूट जाए, क्योंकि जब वो खेती करता है, धान की खेती करे तो उसकी पीठ टूट जाती है, झुके 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 धान की रोपाई करनी पड़ती है। वो काश्तकार को दिवस में 25 रुपए भी न मिले और राष्ट्रपति को सिर्फ सही करने के लिए दिवस का 5 लाख रुपए खर्च। ये व्यवस्था अपने देश में। और राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा? 350 कमरे एक घर में। शिवाजी महाराज का महल भी नहीं था ऐसा, तो 350, किसी राजा का महल नहीं था 350। राष्ट्रपति के महल में 350 कमरे। मैंने एक दिन उनको कहा, मेरे कुछ मित्रों को जो पुडारी हैं, कि राष्ट्रपति 2 पति पत्नी हैं बस, एक पति और एक पत्नी, और तो कोई है नहीं घर में। तो ये 2 लोग 350 कमरे में रहते कैसे हैं? आप मुझे जरा ये समझो, कैसे रहते? कुछ हिसाब ही नहीं बैठता उसका। मैंने एक दिन ये सोचा कि वो एक दिवस या एक रात एक कमरे में सोएं, दूसरे दिवस दूसरे कमरे में सोएं, तीसरे दिवस तीसरे कमरे में सोएं, तो भी 1 बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा। 1 बरस के बाद, क्योंकि 1 बरस में दिन 365, 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो। हालांकि राष्ट्रपति की छुट्टी उससे ज्यादा है, 3 महीने की छुट्टी है उनकी, तो मैं तो 15 दिवस ही की बात करता हूं। तो 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो, हर दिवस वो 1 कमरे में सोए तो भी 350 कमरे का हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। वो रहते हैं उतने बड़े घर। हो सकता है राष्ट्रपति बनने के पहले उनके पास 2 ही कमरे का घर हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, माने हमारा नौकर बनने के बाद, उनको आलीशान महल मिलेगा।
जब वो हमारे जैसे हैं तब वो 2 ही कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन जब हमारे नौकर बन के सही करने के लिए बैठेंगे तो उनको 350 कमरे का घर मिलेगा। ये व्यवस्था अपने देश में। अब वो जो 350 कमरे का घर है उसकी सफाई होती है, तो उसमें तो 400 से ज्यादा तो कर्मचारी है झाड़ू लगाने वाले, फिर पीछे से पोछा लगाने वाले, दिवस भर उसमें सफाई चलती है, दिवस भर। मैं तो कई बार गया हूं वहां। और फिर वहां पे रसोई हैं, डॉक्टर हैं, 20 डॉक्टर, 20। अब पता नहीं कैसे इलाज होगा। एक डॉक्टर हो तो कुछ समझता भी है भाई उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। अब 20 डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए और राष्ट्रपति एक बीमार, कैसे इलाज करेंगे कुछ मुझे तो नहीं समझ। वो एक डॉक्टर एक डायग्नोसिस करेगा, दूसरा दूसरी करेगा, तीसरा तीसरी करेगा, पता नहीं कैसे इलाज। अभी हिंदुस्तान की परिस्थिति यह है कि गांव में 2-2 लाख लोगों के मरीजों पर एक डॉक्टर नहीं, और राष्ट्रपति के ऊपर 20 डॉक्टर। और जब वो चलते हैं तो 25-30 कारें उनके साथ चलती हैं, 25-30 कम से कम। एक बार मैंने किसी को पूछा कि भाई इतनी कार क्यों चलती है, एक कार काफी है उनके लिए। तो उन्होंने कहा हम इसलिए 25-30 कार चलाते हैं कि उनके ऊपर कोई अतिरेकी हमला ना करे। तो मैंने कहा आप इसकी क्या गारंटी लेते हैं? तो उन्होंने कहा हम ऐसी गारंटी लेते हैं कि राष्ट्रपति किस कार में ये पता ही नहीं चलता। तो एक ही कार में वो बैठते हैं, बाकी सब खाली होती, सिर्फ ड्राइवर रहता, आगे पीछे लाइन से चलती। एक में वो बैठते हैं, बाकी खाली चलती। तो वो जब चलती हैं तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च वो अलग से है। तो कुछ समझता नहीं अपने को, तो ये क्या चलता अपने लिए। फिर उपराष्ट्रपति है, उनको तो बरस का खर्च 13 कोटि का, उनका तो कुछ भी काम नहीं। राष्ट्रपति तो भी सही करते, उपराष्ट्रपति का तो वो भी काम नहीं। एक बार मैंने किसी को पूछा ये उपराष्ट्रपति क्यों बनाए आपने, काम तो कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं कि राजीव भाई राष्ट्रपति मर गए तो अब मैंने उनसे पूछा कि मर गए तो, मरे तो नहीं अभी तक। पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपति मरे और उपराष्ट्रपति को काम आया, वो होता ही नहीं है। तो अगले 100 वर्ष भी नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। लेकिन पोस्ट बराबर चालू और खर्चा उनका बराबर, तो उनका खर्च है। फिर उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं। 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं। 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। एक अंदर की बात बताता हूं, सरकार के अंदर जो 36 मंत्री हैं उन्होंने अभी एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया सरकार के अंदर। सरकार के अंदर आप समझते हैं संगठन बनता है वहां भी। उन्होंने क्यों बनाया? तो एक मंत्री को मैंने पूछा भाई आपने क्यों एसोसिएशन बनाया? तो उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया। तो क्या बात का कि हमको काम दो, काम ही नहीं है हमारे। तो मैंने पूछा आप दिवस भर करते क्या है? कि बस बैठते हैं एसी में, सवेरे आते हैं शाम को घर चले जाते हैं, कुछ उसमें देखते रहते हैं टीवी वगैरह, और तो कुछ काम है नहीं। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना देश में जिसके मंत्रियों की जरूरत ही कम थी। ज्यादा से ज्यादा 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में, अभी तो 73 मंत्री। काम कहां से आए? लेकिन खर्चा उनका सबका मंत्री हो गया। फिर उन मंत्रियों के नीचे मुख्यमंत्री, पूरे देश में 28 मुख्यमंत्री। दर एक मुख्यमंत्री का साल का खर्च 10 कोटि, तो 28 का 280 कोटि। फिर 28 राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर, हर एक राज्यपाल का 11-12 कोटि का खर्च, तो 300 कोटि वो। फिर राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र के अलग राज्य के अलग। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे राज्य सरकार में 90 के ऊपर 94 मंत्री इस समय, 94। और उनमें से 18 मंत्री हैं जिनको कहते हैं मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, बिना खाता मंत्री। खाता कहां से लाए? लेकिन मंत्री हैं सब, आएगा कहां से? और जो मंत्री खाता के बगैर हैं उनका एक बरस का चाय पानी का खर्च 1,36,00,000 रुपए का, चाय पानी का खर्च। खाता नहीं है लेकिन चाय पानी, शायद चाय पानी के लिए ही मंत्री।
फिर एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा यूपी में कि भाई इतना जंबो मंत्रिमंडल क्यों? तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए तो बना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा मेरे उत्तर प्रदेश में 405 आमदार होते हैं, पहले तो 425 थे, फिर जब से उत्तरांचल अलग हुआ तब से हमारे यहाँ 405 आमदार। तो मैंने कहा एक दिन आएगा सब आमदार को मंत्री बनाओगे, क्योंकि हर एक का वोट चाहिए मुख्यमंत्री, और सबके लिए मंत्री की गाड़ी दोगे, लाल बत्ती दोगे, हरी बत्ती दोगे, सब करोगे, और उनके लिए रहने को घर फ्री है, बंगला फ्री है, बिजली फ्री है, मोबाइल फोन फ्री है। आप जानते हैं हर एक मंत्री को मोबाइल फोन फ्री है, और उनको जो मोबाइल मिला हुआ है वो रोमिंग है, ऑल इंडिया है, वो फोन करें या ना करें 8,000 रुपए महीने का तो उसका बिल है, 8,000 रुपए महीने का बिल है, वो फोन करें या ना करें, हर एक मंत्री को ऑल इंडिया मोबाइल, स्टेट में भी और सेंट्रल में। फिर उसके बाद जब वो सदन नहीं चलता, माने विधानसभा नहीं चलती, लोकसभा नहीं चलती, और अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, तो वो अलाउंस अलग से मिलता, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल मिलता। केंद्र के मंत्री को बड़े आराम से बरस में 400 लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है, मिनिमम इतना तो है। फिर हवाई जहाज की यात्रा फ्री है, फिर रेल की यात्रा फ्री है। तो क्या क्या नहीं है उनको। एक एक घर के मंत्री को मैंने देखा 5-5 एकड़ में घर बना हुआ, 5 एकड़, और उसमें वो भाजी करते हैं और भाजी भी बाजार में बेचते हैं, उसकी भी कमाई कर लेते हैं। आप हंसिए मत, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं। दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में मैंने देखा वो भाजी पाला करते हैं और बाजार में बेच के उसका भी नफा देते हैं, क्योंकि 5 एकड़ का प्लॉट है, क्या करेंगे उसमें, रह तो सकते नहीं, तो उसमें खूब करते हैं, तो उसमें से कमाई करते हैं। तो ये परिस्थिति है। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 800 खासदार अपने देश में, और 800 खासदार के ऊपर 4025 आमदार पूरे देश में, हर एक खासदार का एक महीने का खर्च 1 लाख रुपए। और ये जो पगार बाढ़ हुआ ना अभी 15-20 दिवस पूर्व, 3 पट पगार बाढ़ किया, तो पगार बाढ़ के बाद अब खासदार का महीने का खर्च हो जाएगा 3 लाख रुपए। अभी तक 1 लाख रुपए महीने था, 3 लाख। अब आप देखो ये चतुराई क्या है। आप अगर अखबार पढ़ोगे तो उसमें खबर ये है कि पहले उनको पगार थी 4,000 रुपए मासिक, अब 12,000। ये तो बेसिक है, इसके ऊपर बहुत कुछ होता है। ये तो आपको मुझको मूर्ख बनाने के लिए बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो उनको दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट के, उनके सेक्रेटरी के, उनके असिस्टेंट के नाम पर, उनके पूरे ऑफिस के नाम पर, फिर उनको बिजली के खर्चे के नाम पर, पानी के खर्चे के नाम पर, घर खर्चे के नाम पर, फिर हवाई जहाज की यात्रा, वो सब मैंने एक बार जोड़ा तो एक खासदार का महीने का औसतन खर्च लाख रुपए, और अब पगार बाढ़ के बाद हो जाएगा 3 लाख रुपए। अच्छा, अब 3 लाख रुपए खासदार की पगार हो गई, माने खर्चा 1 बरस का, तो भी खासदार संतुष्ट नहीं, कहते हैं अभी और बढ़ाओ इसको। हमारे देश में एक खासदार हैं, उनका नाम है राजीव शुक्ला, और राज्यसभा में अभी खासदार हुए हैं थोड़े दिवस पूर्व। तो उन्होंने अभी थोड़े दिवस पूर्व कहा कि ये 3 लाख रुपए मासिक जो हमारा खर्चा है ये कम है। तो उसको किसी ने पूछा कितना होना चाहिए, तो उसने कहा 12 लाख होना चाहिए कम से कम। तो फिर उनको पूछा गया भाई 12 लाख रुपए महीने का आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको इतना मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा अमेरिका में मिलता है इतना। तो अमेरिका चले जाओ, फिर यहां क्यों हिंदुस्तान? जाओ अमेरिका, हमने तो नहीं रोका है, आप ले लो वहां का वीजा, चले जाओ। और अमेरिका में तो उल्टी हालत है, अभी जो गए हैं उन्हीं को पीट पीट के भगा रहे हैं अभी। तो अमेरिका में 12 लाख रुपए मासिक है, और वो तब है जब उनकी इकोनॉमी का स्केल और हमारी इकोनॉमी के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का 1 साल का बजट हिंदुस्तान के 10 साल के बजट के बराबर। तो जब उनका 1 साल का बजट 10 साल के हमारे बजट के बराबर है, उस बजट में वो 12 लाख रुपए महीने देते हैं। लेकिन एक माहिती मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये, अमेरिका के किसी भी खासदार को ना तो मुफ्त में मोबाइल फोन मिलता है, न मुफ्त में हवाई यात्रा करने को मिलती है, न मुफ्त में रहने को घर मिलता है, न मुफ्त की बीज मिलती है, न मुफ्त का पानी मिलता है। उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना दूसरे लोगों को देना पड़ता है। हमारे खासदार ये भूल जाते हैं जब ये कहते हैं। और अमेरिका ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी खासदार को मुफ्त में मोबाइल फोन नहीं मिलता। ब्रिटेन में आप चले जाइए, ब्रिटेन में जितने भी एमपीज हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, सबको किराए के घर में रहना पड़ता है या अपने घर में रहना पड़ता है। सरकार किसी को घर नहीं देती, गाड़ी किसी को नहीं देती, भत्ता किसी को नहीं देती। हमारे ही देश में है ये। तो इतनी भयंकर पगार का खर्च अपने देश का, और ये खर्चा कितना है?
मैंने एक बार ये सब खर्चा जोड़ा, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे हिंदुस्तान में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर तक पगार का खर्च एक बार मैंने जोड़ा। फिर बाद में मुझे लगा कि सरपंच को भी इसमें शामिल करूं, क्योंकि अब उनको भी पगार मिलने लगी है। तो 5,76,000 सरपंच हैं पूरे देश में, तो उनका भी खर्च मैंने जोड़ा, तो एक बरस के पगार का ही खर्च 87,000 कोटी रुपए, एक बरस का। और ये जो 87,000 कोटी रुपए पगार के ऊपर खर्च होता है, वो हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आप पूछोगे क्यों? आप सीधे से हिसाब जोड़ लो ना। अगर ये 87,000 कोटी बरस में खर्च नहीं होता, सीधे लोगों में बांट दिया जाता, तो भी एक एक व्यक्ति को इस देश में 8,700 रुपए बड़े आराम से बरस में मिल सकता। नहीं करते हम, व्यवस्था ही नहीं चलाते, ना हमें संसद चलानी है, लोकसभा ना विधानसभा। बंद कर दो ये सब, क्योंकि आप चलाते हो हमारे लिए और हमारा ही काम होता नहीं, पगारवाड़ होती रहती। जब संसद में पगारवाड़ का विधेयक आता है, सब खासदार एक बाजू में हो जाते, कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में आ जाते, और पगारवाड़ का विधेयक 3 मिनट में पारित होता, बस 3 मिनट। और मुझे इस बार इतना खराब लगा कि इसी वर्ष हिंदुस्तान में भूख से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, और इसी वर्ष अपने पुडारी पगारवाड़ में लगे हुए। सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने देश, और दुख ही नहीं, शर्म आती है मुझे मेरे देश के पुडारी। यही देश है जिसको भारत हम कहते हैं। 50 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे पुडारी होते थे जो देश के लिए सब कुछ दे सकते थे, घर में जो है वो भी निकाल के दे सकते। आप उन पुडारियों के नाम गिन लो। लोकमान्य तिलक, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, सावरकर, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ, एक एक पुडारी का नाम लेते जाओ। चाफेकर बंधु, ये जितने भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो। इन सभी नाम लेने वालों के नेताओं के चरित्र लगभग क्या थे कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। अपना घर देना हो तो घर दे सकते थे, बच्चों को दांव पर लगाना हो तो बच्चों को दांव पर लगा सकते थे, नौकरी छोड़नी हो तो नौकरी छोड़ सकते थे, धंधा छोड़ना हो तो धंधा छोड़ सकते थे, और किया है उन्होंने। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस में टॉपर थे, और अंग्रेजों की सरकार में आईसीएस टॉप करना कोई मजाक बात नहीं थी। हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश नहीं मिलता, और उन्होंने अंग्रेजी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए खुद टॉप किया था। वो बहुत बड़े पद पर नौकरी के लायक थे, लेकिन टॉपर होने के बाद भी नौकरी छोड़कर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, सब छोड़ दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे घर के बच्चे थे, चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया सब। चाफेकर बंधु भी ऐसे ही थे। हमारे देश में सावरकर की कोई कमी थी क्या योग्यता में? महात्मा गांधी की योग्यता कुछ कम थी क्या? बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास, बैरिस्टर थे, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लोकमान्य तिलक को देखो, लोकमान्य तिलक के पास बार एट लॉ की डिग्री थी, वो चाहते कोटिपति बन सकते, लेकिन इन सब ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया, अपनी जान तक दी। पैसा तो कुछ भी नहीं होता, पैसा दान तो कोई भी कर सकता है, अपनी देह का दान करना, अपनी जान देना, अपनी कुर्बानी देना, ये तो ऊंची बात है। वो सब करने की मान्यता रखने वाले पुडारी वो एक बाजू में, और आजकल के हरामखोर पुडारी दूसरे बाजू में। आजकल के पुडारियों को तो कहीं से मौका मिल जाए तो जोंक की तरह से चिपकते हैं, और खून जब तक अंतिम बूंद बाकी है आप में तब तक चूसते रहते। ऐसे ही सब कहीं मौका मिल जाए। देखो आप, एक तो पगार में पैसा लेते हैं भरपूर, भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता भरपूर, फिर यही पुडारी रिश्वत भी लेते हैं अलग। आप छोटे से छोटा काम लेके जाओ, अकोला में कहीं पर किसी मोहल्ले में एक हैंड पाइप लगाना है, और मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूं, आप ले जाओ कि हमें एक हैंड पाइप लगाना, बिना पैसे के आपका काम हो जाए तो आप मुझे बता देना। छोटे से छोटा काम, गली में किसी कोने पर हैंड पाइप लगाना, किसी गांव में कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना, गांव की सड़क बनाना, जो उनका काम है, जो फर्ज है, जिसके लिए हम उनको टैक्स देते हैं, उसमें ऊपर से रिश्वत अलग से लेते हैं। और क्या है, बंटवारा है, पूरा मंत्रालय बंटवारा करता है पैसे का। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप अकोला में कोई एक स्कूल खोलना चाहो तो आपको जितनी रिश्वत देनी पड़ेगी उतने में शायद 2 स्कूल खुल जाए।
परमिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर मिल गया तो नॉन ग्रांट वाला होगा, फिर ग्रांट वाला कराने में अलग से आपको, ये सारे धंधे वो करते हैं। रिश्वत भी लेते हैं, घूस भी लेते हैं। और रिश्वत और घूस जब लेते हैं तो ये भी नहीं देखते कि ये गरीब आदमी है, नहीं दे सकता। वो तो कसाई जैसे निर्दयी होते हैं। जैसे कसाई होता है ना, वो ना गाय को देखता है ना बड़द को देखता, सब पे उसका छुरा चलता है बराबर, वैसे ही कसाईपन इनमें आ गया। गरीब से गरीब आदमी को नहीं छोड़ते। मैंने कई बार मेरी आंखों से देखा, मैं तो गांव गांव में जाता हूं, इतने इतने गरीब लोग जिनके पास बेचारों के पास खुद का कुछ नहीं है, पुढ़ारियों ने उनको भी धोखा देने में कमी नहीं छोड़ी। किसी को धोखा देते हैं, तुमको नौकरी लगवाएंगे, मुंबई आ जाओ, इतना पैसा दे दो, बेचारा कहीं से कर्ज लेके देता और मुंबई पहुंच के कुछ नहीं उसका। और अभी तो ऐसे केस पकड़े जाने लगे हैं। अभी तो कोई एक बाई पकड़ी गई है जिसका टेप है, ओरिजिनल टेप है, जिसमें उसने कहा कि तुमको शिक्षक की नौकरी मिलेगी, 35,000 रुपए ले आओ। और गारंटी देकर वो बाई बोल रही है, मैं नाम भूल गया, नहीं तो नाम लेके बताता, यही महाराष्ट्र की पुढ़ारी है वो कहती है कि तुमको गारंटी से नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो 33-35,000 रुपए वापस करेगी। और वो जिस व्यक्ति ने ये सब किया उसने टेप कर लिया, क्योंकि तहलका.com जब से हुआ है लोगों में थोड़ी होशियारी आ गई। तहलका.com ने थोड़ा होशियार तो बनाया ही है लोगों को, तो उसने टेप कर लिया और ले जाके सुना दिया कि देखो इस तरह से घूस और रिश्वत छोटे छोटे कामों में, तो वो अलग से है, पगार अलग से, रिश्वत और घूस अलग से। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि इनको पगार देने की जरूरत क्या, रिश्वत और घूस में ही इतना बना लेते हैं। इन सब की पगार तो जीरो कर देनी चाहिए, लेकिन वो है। तो रिश्वत अलग से, घूस अलग से, पगार अलग से। और अब एक आखिरी बात इनके बारे में कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा उसमें कमाई पैसे की अलग से। जैसे एक एनरॉन नाम की अमेरिकन कंपनी आई यहां महाराष्ट्र के बहुत सारे पुढ़ारियों ने कहा कि हम उसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि जो उसको अरब सागर में फेंकने वाले थे उन्होंने ही सामने से समझौता कर लिया। तो एनरॉन का समझौता हुआ तो बीज बनना शुरू हुआ, तो बीज प्रकल्प अभी लग गया, तो उसमें बीज बनना शुरू हुआ 8 रुपए यूनिट। 8 रुपए यूनिट बीज बनता है एनरॉन में। अभी तो 2 महीने से बंद है, लेकिन जब बंद हुआ तो 8 रुपए यूनिट का उसका रेट था। और वैसे महाराष्ट्र में एनरॉन के अलावा जो बीज प्रकल्प चलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहां महाराष्ट्र में बनती है, उसमें 1 यूनिट बीज बनता है 65 पैसा। एनरॉन के अतिरिक्त 1 यूनिट बीज महाराष्ट्र में 65 पैसे का हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और एनरॉन का 8 रुपए। एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा कि ये चक्कर क्या, एनरॉन के बिना हम बीज बनाते हैं तो 65 पैसे यूनिट, और एनरॉन वही बीज बनाता है तो 8 रुपए यूनिट। कहने लगे राजू भाई क्वालिटी का फर्क है। तो मैंने कहा क्या क्वालिटी का फर्क है, बीज तो बीज होता, उसमें क्या क्वालिटी का फर्क है। क्वालिटी का फर्क बल्ब में हो सकता, ट्यूबलाइट में हो सकता, बीज में क्या फर्क है। लेकिन वो ऐसा समझते थे कि मैं मूर्ख हूं तो मैं मान जाऊंगा। उन्होंने कहा क्वालिटी का फर्क है। मैंने कहा भाई ये कौन सी क्वालिटी, क्वालिटी बल्ब में ट्यूबलाइट में हो सकती है, बीज तो एक ही जैसा। तब वो कहने लगे ये इंपोर्टेड बीज, माने अमेरिका से हमने कंपनी बुलाई है, उसका ये बीज है। तो उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास न कोई प्रमाण था न कोई सबूत था। उसके थोड़े दिवस के बाद ही पता चला कि जिस एनरॉन कंपनी को यहां प्रकल्प मिला चलाने के लिए या बनाने के लिए, उस एनरॉन कंपनी ने पुढ़ारियों को 247 कोटी रुपए की रिश्वत खिलाई। 247 कोटी। और ये बात कैसे खुली, एनरॉन कंपनी के एक अधिकारी ने अमेरिका में ही इस बात को खोला। कैसे खोला, अमेरिका में एक हंगामा आजकल चल रहा है। ये तो हुआ अतिरेकी हमला, ये नहीं, इससे भी बड़ा एक हंगामा ये है कि जॉर्ज बुश नाम का जो प्रेसिडेंट है उसको एनरॉन कंपनी ने $9 अरब की रिश्वत दी है, जॉर्ज बुश को, जो इस समय अमेरिका में प्रेसिडेंट है। और उस एनरॉन कंपनी से $9 अरब लेकर तो वो राष्ट्रपति बना है। एनरॉन का ये कहना है कि इसको राष्ट्रपति हमने बनाया। अगर हम $9 अरब नहीं देते, $9 अरब कोई छोटी रकम नहीं है, $9 बिलियन, 900 करोड़ डॉलर। तो एनरॉन ये कहता है कि इतना पैसा हम नहीं देते तो ये तो प्रचार नहीं कर पाता तो राष्ट्रपति नहीं बन पाता, तो हमने बनाया। तो उनको पूछा गया क्यों बनाया, तो अमेरिका में एक स्टेट है उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट में बीज की पूरी व्यवस्था एनरॉन कंपनी के हाथ में आए, इसके लिए उन्होंने $9 अरब दिया प्रेसिडेंट बुश को। एनरॉन ये चाहता था कि पूरी बीज व्यवस्था, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमारे हाथ में आ जाए कैलिफोर्निया में। तो उसका कुछ काम शुरू भी हुआ था, लेकिन घोटाला बीच में खुल गया तो वो बात वहीं पे रुक गई।
तो अब एनरॉन के खिलाफ अमेरिका में बहुत बड़ा माहौल है, उसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हुए हैं, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। तो उसी के दौरान एक एनरॉन कंपनी के अधिकारी को ये पूछा गया कि भाई अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति को पैसा देके खरीद सकते हो तो सब दुनिया में आप यही करते होगे। तो उन्होंने कहा करते। तो उनको कहा गया भारत में भी ऐसा किया कि हाँ किया। तो भारत में क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा 247 कोटी रुपए दिया भारत के पुडारियों को। तो उसको पूछा गया कि आपने अपनी बैलेंस शीट में कहीं लिखा है ये 247 कोटी रुपए? तो उन्होंने कहा हाँ लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा कि हमने रिश्वत में दिया, घूस में दिया। तो पूछा गया कैसे लिखा है? तो उन्होंने कहा हमारी बैलेंस शीट में वो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन। अब ये चक्कर क्या, पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होता है? ये राजनीतिक शिक्षण एक नई बीमारी आई है इससे। बहुत सारे शिक्षण होते हैं, समाज शिक्षण होता है, गणित का शिक्षण होता है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सबका। ये राजनीति का क्या शिक्षण? तो एनरॉन कंपनी के अधिकारी का ये कहना है कि पहले कोई पुढारी हमारा विरोध करते हैं, फिर हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने हमारा विरोध करना बंद कर दिया, तो उनका राजनीतिक शिक्षण हो गया। ये है। अब आप जरा एक कल्पना करो कि एक एनरॉन कंपनी 247 कोटी रुपए की रिश्वत अगर दे सकती है तो भारत में एनरॉन जैसी 4000 कंपनियां हैं, कितने लाख कोटी की रिश्वत दी होगी आप सोचो। फिर मैं थोड़े दिन से इस पूरे प्रकल्प में बहुत पीछे पड़ा हूं, एनरॉन वाले में, एनरॉन जैसे कई प्रकल्प में। तो मुझे माहिती ये मिल रही है कि ये जितने भी प्रकल्प ऐसे लगते हैं, कोई भी परदेशी कंपनी आती है, बिना रिश्वत और बिना घूस के कोई प्रकल्प उनको मिलता ही नहीं, सैंक्शन नहीं होता। तो इतना सारा पैसा ये लोग जब बनाते हैं प्रकल्पों में तो वो कहां जाता? एक तो पगार का लेते हैं, फिर घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, फिर प्रकल्प लगते हैं प्रोजेक्ट में, उनमें से अलग से लेते हैं। ये सारा का सारा पैसा ये जो पुढारी लोग हैं भारत से ले जाकर परदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं। दुनिया में एक देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। देखने में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है, ऐसा कहते हैं। वहां कुछ 10-12 बैंक हैं, उनका कुछ नाम है, जैसे बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिख, ऐसे ऐसे वहां पर कुछ 12-15 बैंक है। उन बैंकों में अकाउंट्स ओपन होते हैं, लेकिन वहां जो अकाउंट्स ओपन होते हैं उनकी एक विशेष बात है। विशेष बात यह है कि जो भी व्यक्ति वहां जाकर अकाउंट खोलता है उस व्यक्ति को वहां ब्याज नहीं मिलता, उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और सर्विस चार्ज कैसे देना पड़ता है? जैसे मान लो $1 कोटी आप वहां जमा करो तो 4.5% के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आप $1 कोटी जमा करके आ गए और 10 बरस तक आप दूसरा कुछ उसमें नहीं जमा कर पाए तो वो $1 कोटी आपका सर्विस चार्ज में खत्म हो लेगा, क्योंकि 4.5% के हिसाब से हर साल का 4.5 लाख, फिर अगले साल का, फिर अगले साल का, तो 10-15 साल में वो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से वहां अकाउंट चलते हैं। दूसरे उन अकाउंट की एक विशेषता होती है कि आप जब स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो कभी उसकी किसी को पोल नहीं बताते, जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि ये अकाउंट का पैसा घोटाले का है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो वो तुरंत पोल खोल देते हैं, और अगर सिद्ध नहीं होता तो वो दबा के रखते हैं। तीसरी एक महत्व की बात है कि जिन अकाउंट में ये पैसा रखा जाता है वो सबके सब अकाउंट में सामान्य रूप से कोई नॉमिनी नहीं होता, जिसने जमा किया वो ही विड्रॉ कर सकता है, और अगर मर गया तो डूब जाता है।